रतनपुर गांव के 3 दोस्त रमेश, सुरेश और मुकेश शहर जाकर पैसे कमाने का निश्चय करते हैं। रमेश, सुरेश और मुकेश बचपन के दोस्त होते हैं और तीनों में बहुत प्यार होता है। रतनपुर गांव में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती है, इसलिए तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। 4 दिनों तक लगातार बारिश होने से बहुत से लोगों का बहुत नुकसान हो गया है। मेरे पास तो जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो गए। शहर जाकर कोई नौकरी मिल जाए तो ये गुजारा चले। हाँ भाई, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। उस बारिश में तो हमारे घर की फसल भी बर्बाद हो गई। अब घर पर खाने की भी किल्लत होगी। बारिश में तो मेरा आधा घर ही ढह गया। मेरे माता पिता इस इंतजार में हैं कि मैं शहर से कुछ पैसे कमा कर लाऊंगा तो घर को वापस से बनवा लूंगा। वो तीनों चलते चलते एक नदी के सामने पहुंच जाते हैं। उस नदी के ऊपर एक पुल बना था, पर बारिश ज्यादा होने के कारण पुल टूट गया था। अरे भाई, ये पुल तो टूट गया है। शहर तो नदी के उस पार है। अब हम नदी कैसे पार करेंगे? हाँ, यहाँ तो कोई नाव भी नजर नहीं आ रही और हमारा शहर जाना भी जरूरी है। अब हम क्या करें? क्या हमें तैर कर नदी पार करनी होगी? मुझे तो कोई और रास्ता नहीं दिखता। लगता है हमें तैर कर ही नदी पार करनी होगी, पर बारिश के कारण नदी में पानी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। रमेश, सुरेश और मुकेश उस नदी में कूद जाते हैं। नदी में पानी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है और जान का खतरा होता है। बड़ी मुश्किल से वो तीनों दूसरे छोर तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सुरेश के हाथ में एक चिराग होता है। सुरेश, ये तेरे हाथ में क्या है? तुझे ये नदी में मिला क्या? हाँ यार, तैरते वक्त ये चीज मुझसे टकराई तो मैं इसे लेकर आ गया। ये देखने में तो किसी चिराग की तरह लग रहा है। क्या हम इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं? ये तो अलादीन के चिराग की तरह लग रहा है। सुरेश, रगड़ के देख, शायद इससे जिन बाहर आ जाए। सुरेश उस चिराग को रगड़ता है और उसके अंदर से सच में एक जिन बाहर आ जाता है, जिसको देखते ही सुरेश, मुकेश और रमेश के होश उड़ जाते हैं। जिसने मुझे बाहर निकाला उसका भला हो। इतने दिनों से उस नदी में मुझे बहुत ठंड लग रही थी और बाहर निकलने का जी कर रहा था, पर कोई मिल नहीं रहा था। हुकुम मेरे आका, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सुरेश, मुकेश और रमेश एक दूसरे को देखते हैं और फिर जिन की तरफ अविश्वासी आंखों से देखते हैं। अरे आप लोग बस मुझे देखते रहेंगे कि कुछ कहेंगे भी? हुकुम करिए, आपका हुकुम मेरे सिर आंखों पर। तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो? जो आप बोलेंगे वो सब कुछ, पर हाँ, कोई गलत काम नहीं करता मैं। हम सब शहर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं, क्या तुम उसमें हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं पैसे कमाने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन कैसे? आप तीनों शहर जाकर होटल खोल लो। मुझे जादुई तंदूरी रोटी बनानी आती है। होटल में मैं जादुई तंदूरी रोटी बनाऊंगा और आप तीनों बेचना। फिर देखना, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। पर हम होटल खोलेंगे कैसे? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमें उधार लेना पड़ेगा। फिर जब हमारे पास पैसे वापस आएंगे तब हम उधार के पैसे चुका देंगे। रमेश, सुरेश और मुकेश जिन को लेकर शहर पहुंच जाते हैं। वहां पर उधार के पैसे से एक होटल खोलते हैं। उस होटल का नाम जिन खाना रखते हैं और उसकी स्पेशलिटी तंदूरी रोटी होती है। जिन जो तंदूरी रोटी बनाता वो बहुत ही स्वादिष्ट होती और लोगों को बहुत पसंद आती। कुछ ही दिनों में उनका होटल बहुत तरक्की कर लेता है और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। उनके होटल पर तंदूरी रोटी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। जिन, तुमने तो हमारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी जादुई तंदूरी रोटी तो लोगों को बहुत पसंद आई। तंदूरी रोटी में अलग ही जादू है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्या तुम हमें अपनी तंदूरी रोटी का राज बता सकते हो? मेरे आका, ये हम जिन्न लोगों की सीक्रेट रेसिपी है। ये हम आप लोगों को नहीं बता सकते, पर मैं हमेशा आपको ये बनाकर देता रहूंगा और आपका ये होटल हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। होटल चलते हुए 1 साल हो जाता है। रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल के सामने बहुत पहले से ही एक धीरज का होटल था। उसके मालिक का नाम धीरज था।
पहले धीरज का होटल अच्छा चलता था, लेकिन जब से रमेश, सुरेश और मुकेश ने अपना तंदूरी रोटी स्पेशल होटल खोला, तब से धीरज का होटल चलना बंद हो गया। धीरज को इस बात का बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर वो लोग ऐसा क्या बनाते हैं कि उनके होटल में इतनी भीड़ होती है। बस अब बहुत हो गया, हमारा धंधा तो बंद होने की कगार पर आ गया है। जब से इन लोगों ने स्पेशल तंदूरी रोटी बेचनी शुरू की है, तब से हमारा तो काम ही नहीं चल रहा। आखिर ये लोग ऐसा क्या स्पेशल बनाते हैं कि इनकी तंदूरी रोटी इतनी बिकती है और लोगों को इतनी पसंद है। अब मैं ये राज पता लगा कर रहूंगा। धीरज रमेश, सुरेश और मुकेश का सीक्रेट पता करने पीछे लग जाता है। वो एक दिन सुबह सुबह उनके किचन में चुपके से घुस जाता है और वहीं बैठ जाता है। वो देखता है कि जिन अपने चिराग से निकलता है और तंदूरी रोटी बनाने लगता है। अच्छा, तो ये राज है। अब मैं बताता हूँ इन लोगों को, इनका जादुई जिन्न ही मैं चुरा लूंगा। फिर वो मेरा हुक्म मानेगा और मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। धीरज रात में रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में घुसता है और जिन का चिराग उठाकर अपने होटल में ले जाता है। अब आएगा ना मजा। धीरज चिराग को जोर से रगड़ता है, पर उसमें से जिन निकलने की जगह चिंगारी निकलती है और उसका होटल जलने लगता है। धीरज डर जाता है और उसकी राख को वहीं पर गिराकर दौड़कर रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल में जाता है। बचाओ, बचाओ, आग, आग, बचाओ! रमेश, सुरेश और मुकेश उठकर आते हैं और धीरज के होटल में पानी मारने लगते हैं, पर उस पानी से होटल की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही होती। मुकेश धीरज से कहता है, अरे भाई धीरज, किस चीज से ऐसी आग लग गई है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही? आग तो देखने में बड़ी अजीब लग रही है। धीरज के पास अब सच बोलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो तीनों को सारी बातें सच सच बता देता है कि उसने उन लोगों का चिराग चोरी कर लिया था। वो तीनों ये बात समझ जाते हैं कि जिन नाराज हो गया है, इसलिए धीरज के होटल को जला रहा है। धीरज भाई, हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। चोरी करने का यही सबक होता है। रुको, मैं जिन्न को शांत करने की कोशिश करता हूँ। सुरेश दौड़ता हुआ होटल के अंदर जाता है और जिन के चिराग को उठा कर लाता है। उसे अपने हाथों में रखकर वो जिन को मनाने की कोशिश करता है और उसे शांत होने को कहता है। सुरेश की बात सुनकर जिन शांत हो जाता है और धीरज के होटल की आग बुझ जाती है। जिन वापस अपने चिराग में आ जाता है और उस चिराग को सुरेश ले जाकर अपने होटल में रख देता है। इसके बाद धीरज भी समझ जाता है कि चोरी से कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती और वो भी अपने होटल में और मेहनत करने लगता है और रमेश, सुरेश और मुकेश भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रमाकांत एक ढाबे वाला था। उसका ढाबा हाईवे पर था, इसलिए अक्सर वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। भाई एक छोले पूरी, एक पुलाव और एक दाल खिचड़ी, पर जल्दी करना। आप बैठिए, अभी भेजता हूँ। रमाकांत देर तक अपने ढाबे पर काम किया करता था और देर रात जब वो घर लौटता तो उसकी बेटी नीलिमा उसका इंतजार कर रही होती थी। तू सोई नहीं अब तक? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपको खाना खिलाए बगैर मैं सो जाऊं। अब तक तो नहीं, पर आगे हो सकता है। और वो क्यों भला? क्योंकि मैंने तेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। क्या पापा, मुझे नहीं करनी शादी वादी। सभी लड़कियां ऐसे ही बोलती हैं और फिर अपने ससुराल जाने के बाद अपने माँ पापा को भूल जाया करती हैं। करती होंगी, पर मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। पापा, क्या आप कोई ऐसा लड़का नहीं ढूंढ सकते जो यहाँ हमारे साथ आकर रहे? घर जमाई चाहिए तुम्हारी बेटी को। बेटा बेटी पराये घर जाए, यही नीति है और यही सही है। मतलब आप मुझे अपने आप से दूर करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, पर तेरी शादी भी तो करनी ही होगी। मैं तो तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ रहा हूँ जो तेरा इतना ख्याल रखे कि तुझे हम दोनों की याद भी ना आए। क्या पापा आप भी? अरे, आप दोनों का हो गया हो तो आप खाना खा लीजिए, काफी रात हो गई है। ठीक है। रमाकांत अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था।
पर ये भी सच था कि बहुत जल्दी उसकी बिटिया पराई होने वाली थी और अब रमाकांत और भी ज्यादा समय तक ढाबे पर काम करने लगा। क्या हुआ मालिक, आज इतनी देर हो गई, हमने ढाबा बंद नहीं किया। देर तो हो गई है, सोच रहा हूँ कुछ और ग्राहकों का पेट भर दूं। वैसे भी बिटिया के ब्याह के लिए पैसे बटोरने हैं। ठीक है मालिक, छोटी मालकिन की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे हम। बिल्कुल। रमाकांत के नौकरों ने भी उसका साथ दिया और वो लोग भी ओवर टाइम करने लगे। 1 महीने बाद नीलिमा को देखने लड़के वाले आए और उन्हें नीलिमा पसंद आ गई। 2 महीने बाद एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इन दोनों की शादी के लिए अति उत्तम। ठीक है पंडित जी। सभी लोग खुश थे। नीलिमा की शादी तय हो गई थी। रमाकांत यहाँ वहाँ से पैसे जोड़ने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी में कोई कमी रहे। पर एक दिन जब वो हड़बड़ी में हाईवे का रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गया। जिस घर में डोली उठने वाली थी, उस घर में पिता की अर्थी उठी। सरिता और नीलिमा के जीने का सहारा ही चला गया। कुछ दिनों बाद किशोर रमाकांत के घर आया। भाभी, रमाकांत भाई ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। कहा था कि बिटिया की शादी है, बाद में लौटा दूंगा। अब वो तो नहीं रहे, अब मेरे पैसे कौन लौटाएगा? उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया भैया। वो सब मुझे नहीं मालूम। अब ये बताइए, मेरे पैसे कौन लौटाएगा? मैं लौटाऊंगी। मेरे पिताजी का सारा कर्ज मैं लौटाऊंगी। आप बस मुझे 6 महीने की मोहलत दे दीजिए। ठीक है बेटा, मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगा, पर तब तक पैसे तैयार रखना। सरिता ने अपना सर पकड़ लिया। माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर ये कर्ज कैसे उतारेंगे? काम करके मैं पिताजी का ढाबा चलाऊंगी। पर बेटा, तू कैसे ये सब करेगी? कर लूंगी माँ, पिताजी है ना मेरे साथ। और अगले ही दिन नीलिमा ढाबे पर चली गई। काका, आज से मैं ढाबा संभालूंगी। ठीक है बेटा, तुम्हारे पिताजी के हम पर बहुत एहसान है, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। आपसे यही उम्मीद थी। ढाबे पर गाड़ियां रुकने लगी और लोग खाना खाने आने लगे। नीलिमा सबका ऑर्डर और पैसे लिया करती थी। सुबह से रात तक वो ढाबा संभाल रही थी। ढाबा बंद करने के समय नीलिमा ने हिसाब जोड़ा। आज तो बस 3000 का ही गल्ला हुआ है, जिसमें बस 1500 का मुनाफा। ऐसा चलता रहा तो मैं किशोर काका का उधार कैसे चुकता करूंगी? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। अगले कई दिनों तक नीलिमा सुबह से रात तक काम करती थी, पर जो मुनाफा वो कमा रही थी वो कम ही था। वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। कई दिन बीत गए। एक रात सारे नौकर चले गए और नीलिमा ढाबा बंद कर रही थी। तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। बेटा, 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दे दो। आइए, बैठिए। पर बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं। नीलिमा किचन में गई तो वहाँ सब्जी थी पर रोटी नहीं थी। नीलिमा ने देखा कि रुमाली रोटी का आटा रखा था। उसने तुरंत चूल्हा जलाया और मटके पर 2 मटका रोटी बनाई और सब्जी के साथ उस साधु को परोस दी। वो साधु बहुत भूखा था। खाना देखते ही खाने लगा। जब उसका खाना खत्म हुआ तो उसने हाथ धोए। धन्यवाद बेटी, तुमने एक भूखे का पेट भरा है। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करेंगे। मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे लिए नहीं, मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना कीजिएगा।
वो अब इस दुनिया में नहीं है। पल भर में उस साधु ने नीलिमा का अतीत जान लिया। तू बहुत ही साहसी है बेटा, और तेरे इस संघर्ष में मैं तेरी मदद करूंगा। जिस मटके पे तूने ये रोटी बनाई है, आज से वो मटका जादुई बन जाएगा। जो भी उस मटके पर बनी रोटी खाएगा, वो अपने आप को दूसरी खाने से रोक नहीं पाएगा, और तू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। नीलिमा ने उस साधु का आशीर्वाद लिया और फिर वो साधु चला गया और नीलिमा ढाबा बंद करके अपने घर चली गई। अगली सुबह नीलिमा ने ढाबा खोला और रोज की तरह ग्राहक आ गए। एक ग्राहक ने मटका रोटी ऑर्डर की। एक और मटका रोटी। उसने दूसरी भी खा ली। एक और देना। अरे भाई, तू ये तीसरी मटका रोटी मंगवा रहा है? क्या करूं, इतनी स्वादिष्ट मटका रोटी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। तू भी चक्कर देख। फिर क्या था, जिसने भी मटका रोटी खाई सब बार बार ऑर्डर करने लगे। दिन भर मटके पर रोटियां बन रही थी। रात में जब नीलिमा ने पैसे गिने तो वो हैरान थी। एक ही दिन में उसकी कमाई 10 गुना बढ़ गई थी। आज का मुनाफा 15,000। वो खुशी खुशी घर गई और अपनी माँ को सब कुछ बताया। बेटा, पर ऐसा कैसे? माँ, ये सब साधु बाबा का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से वो मटका जादुई मटका बन गया है। अब जल्दी ही पापा का कर्ज चुकता हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। अब नीलिमा खुश थी। वो खुशी खुशी ढाबे पर काम कर रही थी। 1 महीने बाद किशोर नीलिमा के ढाबे पर आया। बेटा, तुझे याद है ना, 1 महीना हो गया। जी काका, याद है। नीलिमा ने गल्ला से 2 लाख रुपए निकाले और किशोर को दे दिए। ये रहे आपके पैसे। इतनी जल्दी? बेटा, तूने इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से कमाए? भगवान की कृपा से। नीलिमा ने किशोर के कान में जादुई मटके का राज बताया। बस तब से ढाबा चल पड़ा है और आमदनी भी बढ़ गई है। अच्छी बात है। तू ऐसे ही तरक्की करती रह। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। किशोर नीलिमा को आशीर्वाद देकर चला गया, पर उसके मन में पाप था। रात को जब ढाबा बंद हुआ तो किशोर उस जादुई मटके को चुराने ढाबे में आया, पर जैसे ही उसने मटके को हाथ लगाया, मटका गर्म होने लगा। मटका इतना गर्म हो गया कि वो लाल हो गया और किशोर के हाथ जल गए। मेरे हाथ, मेरे हाथ। किशोर को अपने लालच की सजा मिली। उसको जादुई मटका रोटी वाला मटका भी नहीं मिला और उसके दोनों हाथ भी जल गए। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। नारायणपुर नाम का एक गांव था। वहाँ महेंद्र अपने छोटे भाई देवेंद्र के साथ रहा करता था। देवेंद्र हमेशा से ही अपने परिवार के साथ शहर में रहने के कारण गांव बस गर्मी की छुट्टियों में ही आया करता था। महेंद्र का परिवार गांव का सुखी परिवार था। न ज्यादा धन की लालच और न ज्यादा दिखावा, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता। लेकिन देवेंद्र का परिवार, जो कि शहर से आया हुआ था, उनके बच्चे हमेशा ही कुछ न कुछ नाटक किया करते थे। मैंने कहा ना तुमसे, हम आज घर पर बनाकर ही खाना खाएंगे। ज्यादा जिद मत करो। लेकिन पापा, मुझे ये खिचड़ी विचड़ी कुछ नहीं खाना। मुझे चाइनीज खाना है। अब मैं यहाँ से चाइनीज कहाँ से लाऊं? मैं खुद बासी चावल खा रहा हूँ। मैं अब और मेरे बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकता। देवेंद्र अपनी समस्या लेकर अपने बड़े भाई के पास जाता है, जो उस वक्त कोयले के खदान में काम कर रहा होता है। भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए था ना। मैं और मेरा परिवार खाना खाने के लिए भी तड़प रहा है। आप बड़े भाई होकर भी कुछ करते नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं फिर से शहर चला जाऊंगा। तुम सबके सामने यहाँ मेरा तमाशा बनाने आए हो। ये बातें तो घर पर भी हो सकती थी ना। महेंद्र थका हारा अपना काम करने के बाद देवेंद्र के साथ घर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है
कि देवेंद्र की पत्नी महिमा महेंद्र की पत्नी रूपा से झगड़ रही है। आप बड़े होने के लायक नहीं हैं। आज तक कोई भी बड़े होने का फर्ज नहीं निभाया है आपने, जो इतना कह रही हैं। अरे जा जा कलमुही, न जाने शहर जाकर क्या खा लिया जो गांव भूल ही गई हो। आपसे तो बात ही करना बेकार है। क्यों लड़ रही हो भाग्यवान? चलो हम अपने घर के अंदर चले। महेंद्र रूपा के साथ अपने घर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि रूपा ने मसालेदार चटपटा खाना बनाकर रखा है। अरे वाह रूपा, तुमने तो आज स्वादिष्ट खाना बना कर रखा है। फिर देवेंद्र किस बात से लड़ रहा था? खाना तो बहुत बढ़िया बना है। अब मैं क्या बताऊं जी, देसी चिड़िया विदेशी भाषा। घर में लाख अच्छी चीज हो, पर उसे और उसके बच्चों को तो बाहर का ही खाना खाना है। एक तरफ महेंद्र गांव के घर में बने स्वादिष्ट पकवान खा रहा था, देवेंद्र की पत्नी अपने बच्चों को मैगी बनाकर खिला रही थी। एक रात बीत चुकी थी। सुबह महेंद्र कोयले की खदान में काम करने के लिए निकल ही रहा था कि उसे देवेंद्र आंगन में बैठा दिखाई दिया और तभी से उसने उसे परेशान करने की सोची। रूपा, कल रात का खाना लाजवाब था। सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा ठेला खोल लूं, जहाँ तुम्हारे हाथ का बना खाना सब खा सके, एकदम स्वादिष्ट और मसालेदार। अरे जाइए, बड़े आए, जाकर मजदूरी कीजिए। अब भाई रात का खाना अच्छा खाया है तो जाकर मजदूरी भी मेहनत वाली होगी। उतने में ही वहाँ पर डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। ये चिट्ठी देवेंद्र के नाम से है। देवेंद्र कौन है? जी मैं हूँ, कहिए क्या बात है? ये चिट्ठी आपके कंपनी से आई है, शहर से। ये लीजिए, जरूर मेरे तरक्की का पत्र होगा, मजा आएगा। डाकिया चिट्ठी देकर वहाँ से चला जाता है। तब देवेंद्र चिट्ठी पढ़ता है और रोने लगता है। क्या हुआ छोटे, इतना रो क्यों रहे हो? भारी नुकसान की वजह से कंपनी ने कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देवेंद्र को रोता हुआ देख उसकी पत्नी महिमा वहाँ पर आ जाती है। आप रो क्यों रहे हैं जी? क्या हो गया है? जरूर जेठ जी ने ही कुछ किया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम तो पता नहीं क्यों परिवार तोड़ने के पीछे पड़ी रहती हो। मेरी नौकरी छूट गई। देवेंद्र के मुंह से इतना सुनते ही महिमा सहम जाती है। अब हम क्या करेंगे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बाकी है, कहाँ जाएंगे? किससे मदद मांगेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे करूं? इतना कर्ज भी सर पर है। शांत हो जाओ। मैंने सुना है कि महिमा शहरी खाना अच्छा बनाती है, तुम उसका व्यापार गांव में करो, अच्छा मुनाफा होगा। मुनाफा तो होगा, लेकिन उतने पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं नई दुकान डाल सकूं। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दे दूंगा। जब मुनाफा चलने लगे तो तुम आकर मुझे दोबारा दे देना। देवेंद्र महेंद्र से कुछ पैसे उधार ले लेता है। देवेंद्र साइकिल से शहर जाकर पिज्जा बनाने का सामान लेकर आता है। महिमा और देवेंद्र मिलकर पिज्जा बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। पूरे ठेले पर वो लोग पिज्जा रखकर बाजार में बेचने लगते हैं। ऐसा पिज्जा बना है जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। पूरा गांव झूम उठेगा। हाँ हाँ, आओ पिज्जा खाओ, पिज्जा खाओ। कुछ देर आवाज लगाने के बाद ही वहाँ पर कुछ ग्राहक आ जाते हैं। अरे भाई, क्या बेच रहे हो? पिज्जा? हमने भी बहुत सुना है कि ये कुछ शहरी खाना है, जरा दो हम भी खा कर देखें। हाँ हाँ, मुझे भी दे दो। और जैसे ही उन्होंने पिज्जा खाया, उन्होंने पिज्जा थूक दिया। ये क्या बना दिया है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ये कैसा पिज्जा है? इससे अच्छा तो हमारे गांव का खाना है। हाँ हाँ, चलो चलो, कितना बेकार है। पूरा दिन बीत चुका था, लेकिन कोई भी गांव वाला पिज्जा खाने नहीं आया। इस चीज से परेशान होकर देवेंद्र ने सारी बातें अपने बड़े भाई महेंद्र को बताई। तुम्हें किसने कहा शहरी खाना बेचने को? ये गांव है, यहाँ के लोगों को टिकाऊ और तंदुरुस्त खाना खाने की आदत है। तो फिर इसका कोई सुझाव भी तो बताइए। एक काम क्यों नहीं करते? कुल्हड़ में गांव का देसी तड़का डालकर
उसमें पिज्जा क्यों नहीं बनाते? मैं आपको लिख कर देती हूँ कि वो लोगों को बहुत पसंद आएगा। भाभी, आपने सही कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। महिमा को मैं समझा दूंगा। देवेंद्र ने रूपा की बात मानी और महिमा से कुल्हड़ पिज्जा बहुत सारे बनवाए और फिर उन्हें लेकर बाजार में ठेले पर बेचने चला गया और चिल्लाने लगा, कुल्हड़ पिज्जा, देसी तड़के के साथ बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ ही देर में कुल्हड़ पिज्जा की खुशबू हर जगह फैल गई, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्राहक वहां पर आ गए। जरा हमें भी बताओ, कुल्हड़ पिज्जा क्या है? जरा मैं भी तो खाकर देखूं। हाँ हाँ, मुझे भी दे दो। देखने में तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है, आखिर खाकर तो देखूं। उन लोगों ने कुल्हड़ पिज्जा खाया और कहने लगे, मजेदार, मुझे मजा आ गया। मैंने शायद ही ऐसा कुछ जीवन में खाया है। अद्भुत। और मेरे लिए भी 2 पैक कर दो। मैं जाकर घर में अपने बच्चों को कुल्हड़ पिज्जा खिलाऊंगी। देवेंद्र और महिमा की आमदनी बहुत बढ़ गई थी। उनका कुल्हड़ पिज्जा बहुत अच्छा चलने लगा था। लोगों की भीड़ रहा करती थी वहाँ पर। देवेंद्र ने महेंद्र के दिए हुए पैसे उसे वापस लौटा दिए। जादुई कुल्हड़ पिज्जा बहुत अच्छा चल रहा है। जादुई कुल्हड़ पिज्जा? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। एक दिन एक बूढ़े बाबा हमारे घर आकर भीख मांग रहे थे और तभी मैंने उन्हें कुछ रोटियां खिलाई थी। मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से उन्होंने मुझे जादुई जड़ी बूटी दी थी। उस जड़ी बूटी को मैंने कुल्हड़ पिज्जा में डाल दिया था, जिससे कि उसका स्वाद और सुगंध पूरे बाजार में फैल गया था। ये सारी बातें सुनकर महेंद्र बहुत खुश हो गया। आखिर देवेंद्र है तो अपना भाई ही ना। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। और इसी तरह देवेंद्र और महेंद्र एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। पूजा और राजू की शादी हुई थी। राजू अपने बड़े भाई के साथ रहता था। पूजा की जेठानी का नाम निशा था। निशा को अपने बड़े होने का बहुत घमंड था। वो पूजा से आए दिन काम करवाती रहती थी। पूजा सीधी सादी लड़की थी। वो अपनी जेठानी को ही सास समझकर उसकी हर बात माना करती थी। पूजा, मैं मंदिर जा रही हूँ, घर का सारा काम कर लेना और जब मैं आऊँ तो घर में कोई काम छूटा नहीं होना चाहिए। दीदी, आप बेफिक्र होकर मंदिर जाइए, मैं यहाँ के सारे काम संभाल लूंगी। पता है कैसे काम संभाल लेगी? मंदिर से आकर मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे। उल्टा सीधा काम करके रख देती है बस। पूजा को निशा बहुत कुछ कह देती थी, परंतु निशा कभी भी उसका पलटकर जवाब नहीं देती थी। पर जब खाना परोसने का समय आता, तब निशा ही खाना परोसती थी। ये क्या कर रही हो? दीदी, इनके लिए खाना लगा रही हूँ। जा, तू देवर जी का मुंह हाथ धुला, खाना मैं लगाती हूँ। पूजा राजू के मुंह हाथ धुलवाने के लिए चली जाती है। अरे, साबुन तो रसोई में ही रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आना, भूख बहुत तेज लग रही है और हाथ भी बहुत गंदे हो रहे हैं। जरा साफ तरीके से धोने होंगे। पूजा जब रसोई में जाती है तो उसकी नजर निशा पर पड़ती है। निशा रात की बची हुई रोटी और सब्जी राजू की थाली में लगा रही होती है। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती और साबुन लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे क्या हो गया? तुम इतनी खोई खोई क्यों नजर आ रही हो? साबुन लेने गई थी तो वहाँ पर किसी बिच्छू ने काट लिया क्या? कुछ नहीं, आप अंदर चलिए। पूजा राजू को अंदर ले जाती है। थोड़ी देर में निशा राजू के लिए खाना लेकर आती है। पूजा बेमन से उस थाली को पकड़ लेती है और राजू के सामने रख देती है। जैसे ही राजू एक निवाला तोड़ता है तो पूजा उसके सामने से थाली हटा लेती है और राजू को सारी सच्चाई बता देती है। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाभी मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। ये सब आपके काम ना करने का नतीजा है। आप कोई काम धंधा नहीं करते ना, इसलिए सब आपको इस घर पे बोझ समझते हैं। आपको अपना कोई काम करना चाहिए। सच में पूजा, आजकल इंसान की अहमियत नहीं है, बस पैसे की अहमियत है। मैं आज से ही कोई काम धंधा ढूंढना शुरू करता हूँ। राजू काम की तलाश करता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। जब वो थक हार कर घर आता है तो पूजा उससे कहती है, एक बार जब आपने पिज्जा बनाया था तो वो बहुत ही स्वादिष्ट था। क्यों ना आप पिज्जा बनाने की दुकान खोल लें? आजकल सब पिज्जा बहुत पसंद करते हैं। आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। वो तो सब ठीक है,
परंतु मेरे पास पिज्जा बनाने की मशीन नहीं है और वो बहुत महंगी आती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वो खरीद सकूं। मेरे मायके में एक पिज्जा बनाने वाली मशीन बेकार पड़ी है, क्यों ना मैं उसे ले आऊं और आप उस पर काम करना शुरू कर दें। पूजा अपने घर से वो मशीन ले तो आती है, परंतु राजू का बनाया हुआ पिज्जा मार्केट में इतना नहीं बिकता, क्योंकि पिज्जा की और भी दुकानें होती हैं। वो उदास होकर जब घर की तरफ जा रहा था, तब उसे किसी का एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई देता है। अरे ये गाड़ी तो इस भेलपुरी वाले को उड़ा देगी, इतनी तेज रफ्तार से उसकी तरफ जा रही है। राजू उस गाड़ी से पहले पहुंचकर उस भेलपुरी वाले को बचा लेता है। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वैसे भी मेरे परिवार को कौन सा मेरी जान की पड़ी है। अगर कुछ हो भी जाता ना तो कोई नुकसान नहीं होता। तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी बातों में उदासी झलक रही है। रवि के बार बार पूछने पर राजू सारी कहानी बता देता है और रवि उसको एक पोटली देता है। ये क्या है? मेरे पास कुछ और तो नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूँ, पर तुम ये भेलपूरी ले जाओ और अपने पिज्जा पर डाल देना। पिज्जा में कौन भेलपूरी डालता है भला? जैसा कह रहा हूँ वैसा करके देखना। राजू वो पोटली ले जाता है और अगले दिन भेलपुरी को पिज्जा के ऊपर डाल देता है। पिज्जा की महक इतनी अच्छी होती है कि दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और सब उसकी भेलपुरी वाले पिज्जा की डिमांड करते हैं। आज तक हमने बहुत तरह के पिज्जा खाए थे, परंतु भेलपूरी वाला पिज्जा तो हमने पहली बार खाया है। इस भेलपुरी वाले पिज्जा की तो बात ही अलग है। इसके आगे तो बाकी पिज्जा फेल। और मेरे लिए 3 पिज्जा पैक कर दीजिए। रवि की दी हुई भेलपुरी से बना पिज्जा अपने ही आप में बढ़ता जाता है। उसने एक पिज्जा पर भेलपुरी लगाई थी, उसी से अनेक पिज्जा बनते जा रहे थे। ये तो सच में एक जादुई भेलपूरी पिज्जा है। मैं तो मजाक समझ रहा था कि रवि ने मुझे भला क्या दे दिया। अब तो हर कोई इस भेलपूरी पिज्जा की डिमांड कर रहा है और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। राजू अब दिन पर दिन अमीर होता जा रहा था। एक बार जब राजू और पूजा बात कर रहे थे तो निशा उनकी बातें सुन लेती है। पूजा, अगर तुम सही समय पर मुझे काम करने के लिए नहीं भेजती और वो जादुई भेलपूरी मुझे नहीं मिलती तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। हर औरत की यही इच्छा होती है कि उसका पति अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो मैंने भी यही किया। अच्छा, तो ये बात है। इनके पास जादुई भेलपुरी पिज्जा है जिसकी वजह से ये इतना अमीर होते जा रहा है। मुझे वो भेलपुरी चुरानी होगी। मैं इन्हें अमीर होते हुए नहीं देख सकती। जब राजू और पूजा सो जाते हैं तो रात के अंधेरे में निशा वो जादुई भेलपुरी पिज्जा चुराने के लिए उनके घर आ जाती है और उस पिज्जा को ढूंढ लेती है। अब इन्हें तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अब ये जादुई भेलपुरी पिज्जा मेरे हाथ लग गया है। वो जादुई भेलपुरी पिज्जा को जैसे ही हाथ लगाती है तो वो एक विशाल रूप धारण कर लेता है और निशा से लिपट जाता है और उसको कसता चला जाता है। अरे, मेरा दम घुट रहा है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मैंने लालच में आकर तुम्हें पाना चाहा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। निशा जैसे तैसे उस जादुई पिज्जा से जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं राजू और पूजा उस जादुई भेलपुरी पिज्जा की मदद से लोगों को फ्री में पिज्जा खिलाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वो बहुत से गरीबों के लिए अस्पताल तथा अनाथ आश्रम खोलते हैं। एक कॉलेज के बाहर पप्पू का एक स्नैक का सेंटर था। वो अपने स्नैक सेंटर पर पिज्जा भी बेचता था और मैगी भी। एक मैगी देना भाई। हाँ, अभी देता हूँ। एक वेजिटेबल पिज्जा देना। एक्स्ट्रा चीज? हाँ, एक्स्ट्रा चीज। वैसे तो पप्पू का स्नैक सेंटर ठीक ठाक चल रहा था, पर क्योंकि वो एक कॉलेज था तो वहाँ आसपास कई और स्नैक सेंटर थे। पप्पू हमेशा सोचा करता था कि कैसे वो अपना धंधा बढ़ाए। एक दिन उसका एक दोस्त उसकी दुकान पर आया। अरे पप्पू भैया, तनिक हमको एक पिज्जा खिलाओ। हाँ हाँ, अभी लो। हमको कोनो आम पिज्जा नहीं चाहिए। तो कैसा पिज्जा चाहिए तुमको? हमें अपने पिज्जा में सब कुछ चाहिए। सब्जी, पनीर
और मैगी भी। क्या पिज्जा पे मैगी? हाँ हाँ, तुम तो हमको जानते हो, हमको मैगी भी खाना है और पिज्जा भी खाना है। पर पिज्जा पर मैगी कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, आप बनाकर तो देखिए। विक्रम की बात सुनकर पप्पू ने पिज्जा मैगी बनाना शुरू किया। उसने पिज्जा के बेस के ऊपर मैगी डाली और उस पर ढेर सारी टॉपिंग्स और चीज डाला। अब ये हुई ना बात। पप्पू ने ये मैगी पिज्जा ओवन में डाला और दोनों इंतजार करने लगे पिज्जा के पकने का। मैगी पिज्जा की खुशबू तो मस्त आ रही थी। वाह, क्या खुशबू है। पप्पू ने कुछ देर बाद वो पिज्जा बाहर निकाला। मैगी पिज्जा दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट था। ला। पप्पू ने पिज्जा काटा और विक्रम को दिया। विक्रम ने पिज्जा चखा। वाह वाह, क्या स्वाद है। हम नहीं कहते थे कि कमाल होगा? कमाल, बेमिसाल, वाह वाह वाह, इतना अच्छा है। हाँ भाई, तुम भी खा के देखो। पप्पू ने भी अपना बनाया हुआ मैगी पिज्जा खाया और उसे भी वो बहुत पसंद आया। अरे भाई, ये तो एकदम नई डिश बन गई। विक्रम और पप्पू मैगी पिज्जा खा रहे थे, तभी वहाँ 3 ग्राहक आए। अरे ये कौन सा पिज्जा है? मैगी पिज्जा। मैगी पिज्जा, हमें भी एक मैगी पिज्जा देना। पप्पू ने एक और मैगी पिज्जा बनाने रख दिया। जब वो बना रहा था तब कुछ और ग्राहक आए। उन्होंने भी मैगी पिज्जा का ऑर्डर दे दिया। पप्पू एक के बाद एक मैगी पिज्जा बनाने लगा। वो पिज्जा बनाता और ओवन में डालता और फिर काट कर ग्राहकों को दिया करता था। ये तो मस्त है, मजा आ गया। पप्पू भैया बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद। अरे पप्पू भैया, आइडिया तो हमारा था ना? हाँ हाँ भाई, तुम्हारा ही आइडिया था। थैंक यू मेरे दोस्त। पप्पू ने विक्रम को गले लगाया। उस दिन से पप्पू का मैगी पिज्जा काफी बिकने लगा। पप्पू खुश था। एक मैगी पिज्जा। एक मैगी पिज्जा। मैगी पिज्जा के लिए पप्पू के स्नैक सेंटर पर भीड़ लगी रहती थी। कुछ दिनों बाद पप्पू ने इतने पैसे कमा लिए कि उसने पिज्जा सेंटर को बड़ा बना दिया। वाह भैया, इतना बड़ा पिज्जा पार्लर। हाँ भाई, ये सब तेरी देन है। उस दिन तेरे मैगी पिज्जा के आइडिया ने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। वेलकम भाई, वेलकम। पर मुझे हमेशा फ्री में पिज्जा खिलाना होगा। हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर। पप्पू का बड़ा पिज्जा पार्लर खुल गया। अब ग्राहक अंदर बैठकर खाते थे। सब कुछ ठीक था। पर पप्पू के बगल में एक स्टॉल था, विनोद का। विनोद सालों से फ्रेंकी और पिज्जा बेच रहा था। ये कल का लौंडा हमारे पीछे आया, इसने इतना बड़ा पिज्जा पार्लर डाल दिया। बॉस, उसका मैगी पिज्जा का आइडिया हिट हो गया। हाँ, पर उस मैगी पिज्जा में ऐसा है क्या? कुछ खास तो नहीं है। तो हम भी बनाते हैं मैगी पिज्जा और उसे कम दाम में बेचेंगे। ये हुई ना बात बॉस। हाँ, अब मजा आएगा। विनोद ने कम दाम में मैगी पिज्जा बेचने का आइडिया निकाला। वहाँ पप्पू के पिज्जा पार्लर में मैगी पिज्जा 100 रुपए का था। हम 80 रुपए में मैगी पिज्जा बेचेंगे। उस दिन विनोद ने अपने स्टॉल के बाहर पोस्टर लगाया, मैगी पिज्जा 80 रुपए में। और कम दाम देखकर यंगस्टर्स विनोद की स्टॉल में आए। एक मैगी पिज्जा देना। मुझे भी मैगी पिज्जा देना। अब सारे यंगस्टर्स मैगी पिज्जा खाने विनोद के स्टॉल पर जाने लगे। ये हुई ना बात छोटू। अब हम पूरा मार्केट खा जाएंगे। पप्पू के स्नैक शॉप पे धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी थी और अब पप्पू को चिंता सताने लगी थी कि वो क्या करेगा। मैं भी दाम कम करके देखता हूँ। उसी दिन पप्पू ने भी नया बोर्ड लगाया, मैगी पिज्जा 70 रुपए। विनोद ने पप्पू का बोर्ड देखा। 70 रुपए। अब देख। विनोद ने 50 रुपए का दाम लगा दिया और एक बार फिर ग्राहक विनोद के ठेले पर जाने लगे। अब पप्पू परेशान हो गया। 50 रुपए से कम दाम कैसे रखूं? मेरा नुकसान हो जाएगा। पप्पू सोच ही रहा था कि तभी तेज हवा बहने लगी। हवा ने आकार लिया एक औरत का। पप्पू, मैं तुम्हारी कुलदेवी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। आज से तुम जो भी मैगी पिज्जा बनाओगे वो विशाल बन जाएगा। उससे तुम्हारा अच्छा खासा मुनाफा होगा। इस मुनाफे का एक भाग तुम गरीबों में दान करना। तुम्हारा कल्याण हो। पप्पू की कुलदेवी ने उसके पिज्जा ओवन पर कुछ जादू किया
और वो गायब हो गयी। पप्पू को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। कुछ देर बाद उसके पार्लर में एक कस्टमर आई। भैया एक मैगी पिज्जा देना। पप्पू ने हमेशा की तरह मैगी पिज्जा बनाया और ओवन में डाला। ओवन में डालते ही पिज्जा का आकार बढ़ने लगा। वो पिज्जा ओवन के जितना बड़ा हो गया। पप्पू और वो लड़की दोनों हक्के बक्के रह गए। ये क्या जादू है? जादुई मैगी पिज्जा। पप्पू ने वो बड़ा सा पिज्जा बाहर निकाला और उसके टुकड़े किए। मुझे तो बस एक ही स्लाइस चाहिए। फिर पप्पू ने एक एक करके सारे स्लाइस अलग अलग ग्राहकों को बेच दिए। पप्पू के जादुई मैगी पिज्जा की बात आग की तरह फैल गई और फिर ग्राहकों की भीड़ लग गई। एक पिज्जा का स्लाइस कितने का? 30 रुपए। पप्पू एक पिज्जा के 6 स्लाइस करके अच्छा खासा कमाने लगा। रात को उससे कुलदेवी की बात याद आई। इसकी कमाई का एक हिस्सा मुझे दान करना है। तो पप्पू ने एक हिस्सा अलग किया और वो पैसे लेकर वो मंदिर के पास गया। उस पैसों से उसने खाना खरीदा और गरीबों को खिलाया। भगवान तेरा भला करे बेटा। और ऐसे ये नेकी का सिलसिला चलता रहा। पप्पू जादुई मैगी पिज्जा बेचकर अच्छे पैसे कमाता और उसमें से एक हिस्सा गरीबों को दान करता। और वहाँ विनोद अपने बाल नोचता रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पप्पू का पिज्जा अपने आप बड़ा कैसे हो रहा है। जादू का वरदान पप्पू को मिला क्योंकि वो अच्छा था और उसके जरिए अच्छाई आगे बढ़ सकती थी।